असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे, जिन्हें संभल में मस्जिद के सामने बनने वाली पुलिस चौकी बहुत अखर रही है। सवाल यही है कि सियासत में बार बार फ्लॉप साबित होने के बाद भी ओवैसी क्या सिर्फ डर वाला फॉर्मूला ही अपनाएंगे? कामयाबी हासिल करने के लिए क्या नफरती सियासत को ही आगे भी हथियार बनाते रहेंगे? दिल्ली चुनाव में दंगों के आरोपियों पर दाव लगाकर लोकतंत्र को दागदार बनाएंगे? नए साल पर क्या है ओवैसी का रेजोल्यूशन? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कोई आकर अगर ये कहेगा कि देखो अपने बच्चों को समझाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप उनको जवाब दीजिए कि अब हम सोने वाले नहीं है, अब हम जाग चुके हैं। तुम 75 साल से हमको ये झूठे सेकुलरिज्म की अफीम हमको चका चका कर तुमने हमको सुला दिया। अब हम जागने वाले हैं। जो लोग हमसे कह रहे हैं कि देखो खामोश हो जाओ, सो जाओ, उनसे कहो कि हमारे दरमियान में एक पागल असद आया है। आपको उस डर को निकालना पड़ेगा। आप डर को निकालिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। घटना नई, बात वही। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अक्सर ऐसे ही अल्पसंख्यकों को अपने अंदर के डर को दूर करने का नुस्खा समझाते हैं। अपनी आग लगाने वाली तकरीरों में डर दूर करने को मंजिल मिलने की अनिवार्य शर्त बताते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि शुरू से ओवैसी की सियासत का आधार ही डर वाला फॉर्मूला रहा, क्योंकि मुद्दा चाहे कोई भी हो, ओवैसी मुसलमानों को डराने का कोई मौका छोड़ते नहीं। चाहे 3 तलाक का मसला रहा हो, सीए लागू करने का मसला हो, कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा हो, या यूसीसी और वक्फ बोर्ड जैसे मसले, या फिर अब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात। सरकार देश में सुधार के लिए जो भी कदम उठाती है, ओवैसी को तुरंत उसमें एक खास समुदाय के खिलाफ साजिश नजर आती है। मामला नेशनल हो या इंटरनेशनल, अगर मुस्लिम वोट बैंक की थोड़ी भी गुंजाइश बनती है तो ओवैसी बिना सोचे समझे अपना ट्रक लेकर उसमें घुस जाते हैं। और ऐसा ही एक बार फिर सामने आया है। अब ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी पर न सिर्फ ऐतराज जताया है, बल्कि भाईजान इसे लेकर पूरी तरह से भड़क गए हैं। देखिए, ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाके में सबसे कम सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। ओवैसी का ये ट्वीट संभल को लेकर आया है। असल में संभल में हुए उपद्रव के बाद वहां सुरक्षा के लिहाज से पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका भूमि पूजन हो चुका है। इलाके में शांति और सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी को ये पुलिस थाना भी चुभ रहा है। जाहिर है, सवाल तो उठेगा ही। सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती से ओवैसी को दिक्कत क्यों हो रही है? ओवैसी को पुलिस चौकी से परेशानी है या उनका मकसद उकसाऊ पॉलिटिक्स करना है? आखिर ओवैसी पुलिस थाने का डर किसे और क्यों दिखा रहे हैं? वैसे ये कोई पहली बार नहीं। मुद्दा गर्म हो तो सियासत का मर्म समझकर उस पर तुरंत हथौड़ा मारना ओवैसी की फितरत रही। ओवैसी शुरू से ही ये भ्रम पाले हुए हैं कि जितना वो डर की राजनीति करेंगे उतनी ही उन्हें कामयाबी मिलेगी। इसीलिए कभी वो अल्पसंख्यकों को मोदी और संघ का डर दिखाते हैं, तो कभी उनके बीच मस्जिदें छीनने का जुमला उछाल देते हैं, कभी वक्फ पर बरगलाते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी मकसद एक ही है कि मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए। हम अपनी शरीयत पर अमल ना करें और आप अपने मजहब के कानून को हम पर कैसे मुसल्लत करेंगे? आप कैसा यूसीसी? उत्तराखंड का यूसीसी हो ही नहीं सकता। यूसीसी पूरे मुल्क में होना, बल्कि ये यूसीसी नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को अपने मजहब से दूर करने की कोशिश उत्तराखंड की हुकूमत कर रही है। ओवैसी इस वक्त वक्त पर बोल रहे हैं, यूसीसी पर बोल रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बोल रहे हैं। इस कड़ी में वो संभल में बन रही पुलिस चौकी पर सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन मुद्दा चाहे जो भी हो, उसके सेंटर में मुसलमान शब्द घूम फिर कर आ ही जाता है। आपको ओवैसी का सबसे ताजा स्टेटमेंट सुनवाते हैं, गौर से सुनिए। कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने
और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वजारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वजीर आजम था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। ओवैसी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी, लेकिन उसमें भी मुसलमान शब्द का जिक्र करना नहीं भूले। ओवैसी ने अपने शोक संदेश में कहा कि मनमोहन सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में मुसलमानों को बढ़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने दिवंगत पूर्व पीएम को शरणार्थी भी बताया। इसीलिए कहा कि मुद्दा कोई भी हो, हैदराबादी भाईजान को दिखता सिर्फ मुसलमान है और इसी मुसलमान कार्ड को लेकर वो हर चुनाव में जाते हैं। दिल्ली चुनाव में भी वो इसी कार्ड को लेकर अपना दमखम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। अब केजरीवाल कह रहे मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, सब कर दूंगा। केजरीवाल अपने जेब से नहीं दे रहे, उनके अब्बा का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे क्या दोगे तुम ताहिर हुसैन के घर को आकर तुम नहीं मिल सके, तुम क्या दे सकते हो? जो जेलों में है तुम उनके परिवार से एक बार फोन करके नहीं बात कर सके, तुम क्या दे सकते? तुम यहां पर रोड पे ट्रैफिक जैम होता, तुम उसको हल नहीं करे, तुम क्या दे सकते हो? इस विधानसभा में तुमने कौन सा स्कूल कॉलेज खोला बताओ हमको? तुमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि केजरीवाल और मोदी जान के लोग डरते हैं। इनको डरा कर रखो, और इनको डरा कर रखो तो एक मुश्त में इनके वोट लेकर जाओ। मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करते हुए हैदराबादी भाईजान हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते नजर आते हैं। देश में मुस्लिमों को सताया हुआ बताते हैं। मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी की बात को बार बार दोहराते हैं। अपनी तकरीरों में मुस्लिमों के खान पान, कल्चर, जमीन को लेकर मजहबी पाबंदियों का हिसाब किताब लगाते रहते हैं। बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वैसी दिल्ली दंगों के आरोपियों पर भी दांव लगाने से गुरेज नहीं करते। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर के छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ गुलफिशां सैफी जेल में कैसे? इस मुल्क में अजीबोगरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे उनको बेल नहीं होती है। ओवैसी ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। वहीं दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान को भी दिल्ली की सीलमपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर मजलिस की तरफ से मिलने की खबरें आ रही हैं। शाहरुख इस वक्त जेल में बंद है और कुछ ही दिन पहले ओवैसी की पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई ने उसके परिवार से मुलाकात की है। जिस मुस्तफाबाद से ओवैसी ने ताहिर को टिकट दिया है वहां 40% मुस्लिम और करीब 55% हिंदू हैं। वहीं सीलमपुर भी मुस्लिम बहुल इलाका है। सवाल यह है कि ओवैसी चाहते क्या है? क्या दंगाइयों को विधायक बनवाना, दंगाइयों को विधानसभा में पहुंचाना उनके नए साल का रेजोल्यूशन है? क्योंकि दिल्ली दंगों में करीब 53 लोग मारे गए थे, जिनमें 13 हिंदू और 40 मुस्लिम थे। ताहिर हुसैन जैसे दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड, जो अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी भी है, उसे तो ओवैसी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव टिकट दे दिया, लेकिन जिन मुस्लिम परिवारों के लोग दंगों में मारे गए उन्हें टिकट नहीं दिया। ओवैसी चाहते तो उन्हें भी टिकट दे सकते थे, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक दांव सिर्फ दंगे के आरोपियों पर लगाया गया है। साफ है, मंशा सिर्फ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की है। ऐसे में सवाल यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वालों से ही लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है। बहुत से लोग आकर बहुत सी बातें कहेंगे, अरे क्या कर रहे हो? ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है। अरे जज्बाती तकरीर अगर तुम नहीं कर सकते तो इसमें मेरा क्या गलती है? मेरी क्या गलती है?
मगर याद रखिए, मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, मैं सच्चाई को बयान करने की कोशिश करता हूं। इम्तियाज जलील को हराने वाले कौन मुसलमान थे? इम्तियाज जलील को हराने वाले मुसलमान थे औरंगाबाद में। नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? मुसलमान थे। जूलिया से जहां पर मंजलिस का एमएलए था, फारूक शाह को हराने वाले कौन थे? हमारे ही सफों में वो मीर जाफर और मीर साजद के एजेंट छुपे हुए, वो दोबारा मुस्तफाबाद को भी आएंगे। ये सही है कि लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में भी हार और गिरता वोट शेयर इस वक्त ओवैसी की सबसे बड़ी चिंता है। अब सवाल सियासत में अस्तित्व बचाने का है, मुकाबला करो या मरो का है। यही कारण है कि ओवैसी दिल्ली में किसी भी कीमत पर कम से कम 1 या 2 सीटों पर जीत हासिल करना चाहेंगे और नए साल पर उनका यही पहला रेजोल्यूशन हो सकता है। वैसे 2025 हैदराबादी भाईजान के लिए संभावनाओं का साल है, क्योंकि दिल्ली के बाद बारी बिहार चुनाव की आएगी, जहां इस बार जंग फिलहाल एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच मानी जा रही। मगर इस चुनावी संग्राम में मजलिस तीसरी ताकत को तैयार करने में जुटी हुई है। ओवैसी की कोशिश मुकेश साहनी की वीआईपी और बीएसपी के साथ गठबंधन करने की है। ओवैसी की सोच है कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह का साथ हो तो एक मजबूत गठबंधन तैयार किया जा सकता है। इस नए गठबंधन को बनाने का आधार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 बन रहा है, जिसमें एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। तो मुकेश साहनी की वीआईपी ने भी 5 सीटें जीतकर राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया था। तब ओवैसी की पार्टी के विधायकों को आरजेडी ने, जबकि साहनी के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था। इसी को आधार बनाकर ओवैसी आरजेडी और बीजेपी से अलग गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगाया जाता है। नए साल में उनके सामने इस दाग को धोने की भी चुनौती है। वैसे नए साल में संभल, यूसीसी, वक्फ बोर्ड और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे और जोर पकड़ेंगे। जाहिर है ओवैसी की भड़काऊ राजनीति को भरपूर खाद पानी मिलेगा, लेकिन सवाल फिर वही, क्या अलादीन के चिराग से कामयाबी का जिन निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।